नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भारत की कला संस्कृति की, वेशभूषा की, खान पान की, गीत संगीत की और धरोहर की। आज के अंक में हम बात करेंगे संगीत और वाद्य यंत्र की। वो कहते हैं ना, संगीत एक साधना है। संगीत हम सब के जीवन में एक कहीं ना कहीं भूमिका निभाती है, चाहे वो त्यौहार हो, उत्सव हो या कोई भी खुशी का पल हो। संगीत हम सब के जीवन में एक महत्व रखती है और इस चर्चा में हम आज बात करेंगे, इस पर हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडी विमेंस कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक डिपार्टमेंट से डॉक्टर अमृता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगा, अगर संगीत को परिभाषित करना हो तो किस तरह से परिभाषित करेंगे और जो महत्व है हमारे जीवन में संगीत का वो क्या है, वो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दें। आपने तो बहुत अच्छा कहा कि संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सबसे पहले शास्त्रीय संगीत, तो शास्त्रों में संगीत शास्त्र के विद्वानों ने कहा है कि गीत, वाद्य एवं नृत्य संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य एवं नृत्य का सम्मिलित रूप को संगीत की संज्ञा दी गई है, शास्त्रीय संगीत की। तो अब शास्त्रीय संगीत का जब प्रश्न उठता है तो शास्त्रीय संगीत ऐसा संगीत है जो शास्त्रों के नियम, यानी कि संगीत के शास्त्र के नियमों से आबद्ध होता है। और जब हम शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति करते हैं तो हम उन नियमों का हमें कठोरता से पालन करना पड़ता है और उस पर हम सभी जो गायक हैं या वादक हैं, नर्तक हैं, उस नियमों को ध्यान में रखकर ही अपनी प्रस्तुति देते हैं, उसका रियाज़ करते हैं और ऐसे ही हमारे गुरुओं से तालीम दी जाती है। जैसे कोई राग है, राग की प्रस्तुति कर रहे हैं तो बहुत सारी गायन शैलियाँ हैं। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से अब तक बहुत सारी गायन शैलियाँ आई, जिसमें पहले ध्रुपद था, ध्रुपद गायन शैली था। 5वीं सदी में उसका भी वर्णन मिलता है कि ऋषि मुनियों के समय में मार्गी संगीत चलता था। मार्गी संगीत में वैदिक ऋचाओं का, खास करके सामवेद की ऋचाओं का गायन, पठन पाठन जो है सुस्वर पाठ होता था, पूरी तरह से वो स्वर में हुआ करता था, जो कि ऋषि मुनि योगी ध्यान के लिए और भगवान की आराधना के लिए करते थे। वैसे ही वो मार्जित होते होते आज शास्त्रीय संगीत का रूप है, जहाँ हमें उन्हीं नियमों को अच्छे से पालन करना है और ऐसे ही हमारे गुरुओं ने इसकी शिक्षा दी है। तो इसके अंतर्गत शास्त्रीय संगीत हम जब गाते हैं तो हमें स्वर का बेहद ध्यान, राग के अंतर्गत उस राग के नियमों का सबसे पहले पालन करना होता है और उस राग के साथ साथ उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द, उनका अच्छा समायोगन, जो समायोग होता है, अच्छा स्वर का चयन होना चाहिए शब्दों के साथ। उसके अलावा ताल और लय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ों पर ध्यान देना होता है और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रंजकता, जो कि अगर किसी गायन शैली में, किसी भी तरह की संगीत की प्रस्तुति में अगर रंजकता ना हो, वो जन का मनोरंजन ना करे, तो वैसे संगीत पूरी संगीत नहीं कहलाती, संपूर्ण नहीं कहलाती है। तो सबसे पहले संगीत में रस अनुभूति का होना चाहिए कि वो लोगों के मन को सुख पहुंचाए, लोगों के मन को आनंदित करे। तो शास्त्रीय संगीत तो ये सबसे ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जी, आपने मन को आनंदित करने की बात की। शास्त्रीय संगीत जो है, संगीत की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कई बार ये एक मन को एकत्रित करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, इन सब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। एक चीज़ मेरे ध्यान में आता है कि संगीत आनंददायक होने के साथ साथ रसानुभूति की तो एहसास कराता ही है, साथ ही साथ आत्म साक्षात्कार का बहुत ही सरल और सशक्त माध्यम माना गया है। और इससे अच्छा कहीं भी आत्म शांति, स्वयं को महसूस करना, स्वयं को पाना संगीत के माध्यम से ही संभव होता है। इसलिए संगीत को साधना का रूप दिया गया है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि संगीत की साधना,
साधना क्यों? क्योंकि ये एक जैसे योगी ईश्वर की साधना करते हैं, तो हम लोग संगीत की साधना वैसे ही करते हैं। जी जी। मैम, अगर प्रस्तुति की बात करें तो अगर आप शास्त्रीय संगीत के बारे में आपने बताया, इतनी अच्छी तरीके से बताया, मैं चाहूँगा अगर कोई प्रस्तुति करना चाहें तो ज़रूर करें, और उसके साथ साथ आपके साथ जो ये वाद्य यंत्र है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, उसके बाद फिर आप प्रस्तुति। अच्छा, जी। चूँकि मैं एक वोकलिस्ट हूँ जी। और ये गायन में इसे तानपुरा का नाम दिया गया। ये तानपुरा जी। है जो कि शास्त्रीय संगीत में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके बिना संगीत पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। इसमें 4 तार लगे होते हैं, ये इसको पुतुम्बा कहते हैं, और ये जो डांड है ये 4 खूंटियाँ होती हैं जी। जिससे कि 4 तार बंधे होते हैं। तो ये मन का है जिसमें कि माइन्यूट जो माइक्रोटोन जो भी मिलाने के काम आते हैं, और ये मेन यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ से ये जो होते हैं मध्य सा, ये दोनों तार सप्तक की शरज माने कि सा, और ये पंचम या मध्यम में मिलाया जाता है, और ये मंद्र सप्तक का है, मध्य सप्तक का स्वर सा है माने। तो इस तरह से जो आधार है स्वर संवाद की रचना, हम जो कहते हैं ना, स्वर संवाद को हम लोग स्थापित करके और सातों स्वर का अभ्यास करते हैं। तो मुख्य तो इसकी यही परिभाषा है जो कि ये गायन में ही प्रयोग किया जाता है इसका। ये गायन के साथ इसकी संगीत उसको कह सकते हैं, मान सकते हैं हम सब। जी, अगर कुछ प्रस्तुति आप दिखा सके तो। जी ज़रूर। पायल मोरी बाजे जनन जनन, पायल मोरी बाजे जनन जनन, कैसे जाऊं शाम मिलन में तो सखी रे, पायल मोरी
जाऊं श्याम मिलन में सखी रे पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे रे पायल पायल बाजे पायल पायल मोरी बाजे मैंने सारे सा पायल मोरी बाजे धुन सुन कर मोरे सुध बुध थीना श्याम धुन मोरे सुध बुध थीना तन मोरा मन मोरा व्याकुल सखी पायल मोरी बाजे पायल पायल मोरी बाजे निजा बनि सारे सारे धब मद बम घम बम गरि सा पम घम गरि सा गम घम पायल पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे मोरी बाजे पायल मोरी बाजे जनन जनन पायल मोरी बाजे जनन जनन पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे पायल मोरी बहुत ही खूब मैम ये आपने जी राग मुल्तानी था जी जो कि दिन में गाया जाने वाला राग है और बहुत पुराने प्राचीन गायक ने इसकी रचना की थी। जी तो ये राग मुल्तानी ही मैंने अभी प्रस्तुत किया था जी, आपके जी। सामने। मैम अगर संगीत की बात करें तो सरकार भी इस ये जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। जैसे आप जैसे कलाकार हैं वो जिस तरह से प्रमोट किया, सरकार भी अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। तो किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है और क्या क्या चीज़ें वो शामिल कर रही है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज बिहार में संगीत बहुत ही अच्छे स्तर पे पहुंच चुका है और इसका बहुत बड़ा श्रेय सरकार को जाता है कि उन्होंने कई क्षेत्रों में कई तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे भारतीय जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, युवा विभाग है, उनके द्वारा समय समय पर यहाँ पर उत्सवों का जो सांगीतिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जो कि अभी भी चल भी रहा है। तो ये उत्सव इतना प्रोत्साहन दे रहा है कलाकारों को कि बाहर से भी लोग आमंत्रित होते हैं और कलाकार आके यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देते हैं। और ये उत्सव पटना से लेकर बिहार के छोटे छोटे शहरों में भी आयोजित होता है। जैसे कि गोपालगंज का थावे उत्सव हो गया, सोनपुर का सोनपुर महोत्सव हो गया, राजगीर महोत्सव हो गया। इस महोत्सव के द्वारा अच्छे कलाकारों को अपनी प्रस्तुतियाँ देने का, अपनी कला को बताने का बहुत अच्छा अवसर मिला है और अच्छी राशियाँ भी मिलती है, जिससे उनकी रोज़ी रोटी
का एक निर्वहन होता है, तो ये और भी होनी चाहिए, समय समय पर बढ़ती रहनी चाहिए। इसके अलावा जो पर्यटन विभाग के द्वारा भी ये कार्यक्रम होता है। उसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बिहार महोत्सव है जी। वो इतना अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है पूरे सब कि सभी जगह के कलाकार आकर, समझिए उस समय जो मार्च के समय आयोजित होता है 3 दिन का ये कार्यक्रम, ये कलाकारों की इतना उत्साहवर्धन बन जाता है कि मैंने देखा है कि पूरा गांधी मैदान उन कार्यक्रमों से भरा रहता है और समय समय अच्छे अच्छे कलाकार आते जाते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। उसके अलावा गांधी जो सभागार है वहाँ पे बाहर से भी कुछ अच्छे कलाकारों को बुलाया जाता है। इसके मेमोरियल है, फिर कालिदास रंगालय है, रविंद्र भवन हुआ, इन सभी जगहों में तो मतलब कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है कि जहाँ कार्यक्रम नहीं होती है और लोग अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, अच्छी अच्छी राशि पाके जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, जो कि लोगों को बढ़ावा दे रहा है संगीत को आगे बढ़ाने में। जी। मैम, संगीत की बात हो रही है, अगर लोकगीत की बात ना करें, बिहार के जो लोकगीत है वो हर जगह प्रचलित हैं और उत्सव हो, त्यौहार हो, हर जगह पारंपरिक जो लोकगीत हैं वो सुनने को मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं लोकगीत क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, इस पर रोशनी डालें, उसके बाद फिर लोकगीत। जी। लोकगीत बिहार का लोकगीत हो या किसी भी प्रांत का लोकगीत हो, वो सभी हमारे संस्कृति से जुड़ा होता है और जैसे जैसे संस्कृति का विकास होता चला गया, लोकगीत वैसे ही वैसे परिमार्जित और परिवर्धित होता गया। तो जो लोकगीत है वो हृदय का उद्गार होता है, एक स्वर लहरी है जो स्वतः हृदय से निकलता है, प्रस्फुटित होता है। और हमारे बिहार में अलग अलग प्रांत हैं और छोटे छोटे जनपद हैं, जहाँ जैसे भोजपुर हो गया जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, और मिथिला में मैथिली भाषा है, इधर मुजफ्फरपुर की तरफ अंगिका वज्जिका है, वैशाली की तरफ। तो हम देखेंगे कि इतना हमारा बिहार का कल्चर इतना रिच है लोकगीत के मामले में कि जिधर जाएंगे, जिधर जाते हैं उधर ही उसके जो एक बहुरंगी रूप मुझे मिलता है और हम लोग को बहुत कुछ इसमें करने का है। ये एक तरह से शोध का भी विषय है, इसमें जितनी भी खोज की जाएगी वो कम है लोकगीत। तो भोजपुर में जो बहुत सारे गीतें हैं जैसे चैती, कजरी वगैरह भोजपुर में भी बहुत प्रचलित है। 12 मासा है हम लोग के, वज्जिका में भी है, अंगिका के, मैं वहाँ मुजफ्फरपुर की हूँ। तो मेरी दादी भी बहुत गाती थी, लोकगीत गाती थी, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह से लोकगीत एक हमारे संस्कार से, हमारे परंपराओं से, हमारे दैनिक कार्य के हर आयाम से जुड़ा हुआ है, जो जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ चलता रहता है। जी। लोकगीत की बात अगर हम कहें तो मिथिला का लोकगीत बहुत ही खूबसूरत लोकगीत है, वो जो कि अत्यंत ही मधुर, सहज और सुलभ है, सुनने में अत्यंत ही माधुर्य से परिपूर्ण है। वज्जिका की में भी हमारे जो भाषाएं हैं उसमें भी बहुत सारी लोकगीतें प्रचलित हैं, जिसमें कि हम लोग हमेशा कजरी, वहाँ भी कजरी चलता है और मंगल गीत चलता है, नाचारी गाते हैं हम लोग, और विवाह के बहुत सारे गीत हैं अनेक अलग अलग रस्म में, जैसे विदाई के समय, सिंदूरदान के समय, जिस समय हल्दी चढ़ता है उस समय अलग अलग रस्म के साथ अलग गीत होते हैं। जब दूल्हा घर पे आता है तो उस समय का भी अलग गीत होता है उनके स्वागत के लिए। तो छोटे छोटे चीज़ को हम लोग लेकर बहुत ही इतना कुछ देखने सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि अभी भी इतना कुछ मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे बड़ा पसंद है लोकगीत, मैं बहुत गाती हूँ। जी, आपकी रुचि के बारे में बात करेंगे आगे मैम, लेकिन लोकगीत की बात हो रही है। अगर लोकगीत की बात हो रही है और हम अगर सुने ना आपसे लोकगीत तो वो अधूरा सा लगेगा। तो मैं चाहूँगा अगर कोई लोकगीत आप हमारे दर्शकों को सुना सके तो ज़रूर सुनाएं।
जी। तो हम लोग तीज का व्रत बड़ा ही समझिए कि बहुत कठिन पर्व है, और इसमें हम लोग नाचारी गाते हैं, जिसमें शिव का स्तुति होता है, शिव की वंदना होती है। तो पहले मैं एक नाचारी गाती हूँ, हाँ जी, जो कि मेरे घर से मेरी दादी से ही मुझे मिला है विरासत स्वरूप। हंसपति के वंश में एक नारी है, दो जोर रे, चोर में बड़ चोर है, अब साध में बड़ साध रे, ऐसन बौराह बरसे कौन करे है ब्याह रे, ऐसन बौराह बरसे कौन करे है ब्याह रे, दांत टूटल केश पाकल गोर में फटल बेमाल रे, कौन सुख दुल्हन जपई है, ऐसो दुल्हा पायो रे, ऐसन बौराह बरसे कौन करे है ब्याह रे, नाग ओढ़ल नाग पहिरल नाग के मृग छाल रे, नाग बाके कान कुंडल छोरत अति फुफकार रे, ऐसन बौराह बरसे कौन करे है ब्याह रे, ऐसन बौराह बरसे कौन करे है ब्याह रे। तो ये नाचारी है। एक लोकगीत सुनने के साथ ही एक अलग एहसास होता है। जी। आपने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे पारंपरिक लोकगीत हैं जो शादी के रस्मों हाँ, में मंगल गीत भी जी होते जी हैं। मंगल गीत होते हैं। मंगल गीत। जी जी। अच्छा। रे जनकपुर धनुष जग होई रही रे, जनकपुर धनुष जग होई रही रे, राजा जनक ने कठिन प्रण के ना, राजा जनक ने कठिन प्रण के ना, मिथिला में हो गए शोर, जनकपुर धनुष जग होए रही रे, जो यह धनुष तोरे तेना खंड, जो यह धनुष तोरे तेना खंड, सीता से होगी विवाह, जनकपुर धनुष जग होई रही रे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही रहें, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है। मैम रुचि की बात करें, अगर आपकी रुचि इस साधना से आप कैसे जुड़ी, जो क्षेत्र है ये, इससे आप कैसे जुड़ी, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। संगीत की रुचि की बात अगर है तो मैं क्या कहूँ, मेरा तो जब जन्म हुआ और जिस माहौल में मैं पली और बढ़ी वो पूरी तरह से संगीतमय था। मेरे बड़े बाबा, मेरे बाबा के भी जो फादर थे, ऐसा कहा जाता है कि उनके समय में रामायण का पठन पाठन होता था। ऐसा पापा हमेशा हमें बताते रहते हैं कि सभी लोग रामचरितमानस और सुंदरकांड की
शुरू से ही, और उसके साथ ही साथ संगीत का आयोजन कार्यक्रम समय समय पर होता रहा, वो मैंने भी देखा है। और संगीत का माहौल था, मेरे माता पिता संगीत में दक्ष थे, काफ़ी दक्ष रहे हैं और आज भी बहुत ही पसंद करते हैं। मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला उन लोगों से। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है मेरी दादी के साथ मुझे मिला, क्योंकि मेरी दादी संगीत की विदुषी थी, उन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था और उनके साथ साथ लोकगीत, सुगम संगीत वो गाती थी। तो अक्सर मैं उनसे सुना करती थी जब बहुत छोटी थी तो, और धीरे धीरे उनसे मैंने सीखना जब शुरू किया तो पापा देखे कि इसका रुझान है संगीत की तरफ और आवाज़ भी अच्छी है, ठीक है, तो बड़े खुश हुए और चाहे कि भाई इसमें इसकी तालीम और अच्छी से मिलनी चाहिए। तो फिर गुरु जो हमेशा पहले भी आते थे वो गुरु आए और उन्होंने सिखाना शुरू किया और इस तरह से मेरी तालीम हुई संगीत की। सही मैम, कहते हैं ना कि म्यूज़िक जो है, संगीत जो उसमें ऐसी ताकत है, मन की शांति और एक अलग ही अनुभूति अभी देखने को मिला। और बहुत खूब आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।